Hello learners, I am Fronica ma'am. Today I am going to discuss class 10th chapter number 1 economics development. इससे पहले का जो चैप्टर है मॉड्यूल 1 वो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिंक में मिल जाएगा। जितना भी इससे पहले का जो चैप्टर है वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। कई बच्चों ने मेरा वीडियो देखा भी होगा, कमेंट भी लिखे हैं। मुझे अच्छा लगा। आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट ज़रूर लिख के भेजिए, मैं उस पर ज़रूर वर्क करूँगी। तो इससे पहले का जो टॉपिक है जो मैं पढ़ा चुकी हूँ वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा। वहाँ से आप इससे पहले का पार्ट 1 पढ़ सकते हैं। तो राइट नाउ वी आर टेकिंग डेवलपमेंट चैप्टर पार्ट 2। तो यहाँ पर आज जो हम पढ़ेंगे दैट टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज इनकम, और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने आपको डेवलपमेंट का मीनिंग पहले ही क्लियर करा था कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट का मतलब है कि कोई भी देश कैसे डेवलप्ड होता है या कोई भी देश कैसे तरक्की करता है। तो मैंने आपको उसके बहुत से एग्जाम्पल देके बताया था और बड़ा सिंपल टर्म में बताया था कि ऐसी कोई भी कंट्री जहाँ पर ना ही तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिले, ना आपको पॉवर्टी देखने को मिले, ना इनइक्वालिटी देखने को मिले, ना क्राइम रेट मिले, और आपको इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द पीपल देखने को मिले, तो वो कंट्री अपने आप में एक डेवलप्ड कंट्री होती है। तो ये मैंने बड़े सिंपल टर्म्स में आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज डेवलपमेंट। तो अब हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यूएशन में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको इसमें ये यहाँ तक ख़त्म किया था, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। हम कैसे डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को कंपैरिजन करते हैं। तो उसके लिए हम कंपैरिजन करने के लिए हम एवरेज इनकम को लेते हैं। एवरेज इनकम क्या होता है? एवरेज इनकम को ही हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। और क्लास 10th में या 9th में आपने मीन मीडियन मोड वाला चैप्टर करा होगा। तो मीन हम कैसे निकालते हैं? सेम ऐसे ही हम एवरेज इनकम निकालते हैं। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ योर कंट्री। तो उसके तरीके से हम डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने 2020 का डाटा देखा है, तो उसमें टॉप 5 कंट्रीज में इंडिया का नाम नहीं है कि जहाँ की पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है। नंबर 1 पे है लग्जमबर्ग, दैट इज़ अ साउथ अफ्रीकन कंट्री। सेकेंड कंट्री इज़ जो मैंने देखी थी दैट इज़ आयरलैंड। थर्ड इज़ मकाओ। एक और कंट्री है नेक्स्ट, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका। एंड द लास्ट 5th कंट्री इज़ नॉर्वे। ना ही तो अमेरिका उन कंट्रीज में आती है 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग। टॉप 5 कंट्रीज जिसका पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है या ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, तो उसमें नंबर 1 पे है लग्जमबर्ग एंड 5th रैंकिंग में नॉर्वे है। याद आ गया मुझे। सेकंड रैंकिंग इज स्विट्जरलैंड एंड थर्ड इज जो आप मानोगे मकाओ एंड द 4th इज आयरलैंड एंड द 5th इज नॉर्वे। तो आप देखिए कि हम कैसे डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। तो उसके लिए पर कैपिटा इनकम का हम यूज करते हैं। तो दिखा देती हूँ मैं आपको, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। उसके लिए हेंस वी कंपेयर एवरेज इनकम। व्हाट इज एवरेज इनकम? इट इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। टोटल इनकम कहाँ से आएगी? आप प्राइमरी सेक्टर से ले लो इनकम, सेकेंडरी सेक्टर से इनकम ले लो, प्लस टर्शरी सेक्टर से इनकम ले लो। तीनों सेक्टर की इनकम को क्लब कर दो तो वो आपकी कंट्री की टोटल इनकम शो करती है कि प्राइमरी सेक्टर में इतने लोग हैं, उनसे आपकी कंट्री में कितनी इनकम आ रही है। सेकेंडरी सेक्टर में इतने लोग हैं। ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्किंग पॉपुलेशन। ओनली आई एम टॉकिंग द पीपल हु आर डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मैं इसमें काउंट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। लास्ट सर्विस सेक्टर से आपकी कंट्री में कितनी इनकम आ रही है, तो उन तीनों सेक्टर की इनकम को आप टोटल कर दीजिए डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ योर कंट्री। तो वो आपकी कंट्री की क्या दिखाती है? पर कैपिटा इनकम। ये फॉर्मूला भी 1 मार्कर में बोर्ड में पूछा जाता है। इसके राइट साइड में आप देख रहे होंगे कि मैंने कैलकुलेट करके भी दिखा रखा है कि ये 5 लोग्स का डाटा है, 1 2 3 4 5। तो टोटल इनकम को मैंने लिया, इनकी 82,000 के अराउंड इनकम है, डिवाइडेड बाय कितने लोग हैं? 5 है। तो ये कैलकुलेट करके आपकी एवरेज इनकम आ जाएगी।
और इसे कौन करता है? इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक इस क्राइटेरिया का यूज करता है। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि कौन इस क्राइटेरिया का यूज करता है, दैट इज वर्ल्ड बैंक इस क्राइटेरिया का यूज करता है। अब देखिए वर्ल्ड बैंक ने 2017 में कैसे लिया है कंट्रीज को। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर, वो कहता है अगर कोई भी कंट्री वर्ल्ड की जिसकी इनकम जो है पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 12,056 पर एनम है या उससे ज़्यादा है तो वो कंट्री रिच कंट्री मानी जाएगी। और अगर किसी की कंट्री की इनकम यूएस डॉलर 955 या उससे कम है तो वो लो इनकम कंट्री कहलाई जाएगी। तो इंडिया किसके अंदर आता है? लो इनकम कंट्री के अंदर आता है हमारा इंडिया जो है। आई बात समझ में? हमारी इंडिया जो है वो डेवलप कंट्रीज का पार्ट नहीं है, लो इनकम कंट्रीज का पार्ट है। क्लियर है? रिच कंट्रीज जो होती हैं वो किन किन कंट्रीज को एक्सक्लूड करती हैं? इंक्लूड नहीं, एक्सक्लूड। और किस किस को करती हैं? मिडल ईस्ट कंट्रीज एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज। क्लियर है? अब इस पर कैपिटा इनकम के ड्रॉबैक्स क्या है? पहली बात तो ना ये पर कैपिटा इनकम जो है एवरेज इनकम निकाल के आपको दिखा देता है, ये नहीं बताता कि इनइक्वालिटी को ये शो नहीं करता। मतलब इनइक्वालिटी ये शो नहीं करता कि मतलब हाउ मेनी पीपल आर रिचर इन योर कंट्री एंड हाउ मेनी पीपल आर पुअर इन योर कंट्री। तो ये इनइक्वालिटी शो नहीं करता कि आपकी कंट्री में कितने लोग रिच हैं कितने लोग पुअर हैं, ये नहीं दिखाता। हेल्थ स्ट्रक्चर नहीं दिखाता, आपकी कंट्री का लिटरेसी रेट ये शो नहीं करता, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ये शो नहीं करता, इवन इंक्रीज इन, देखिए लिखा हुआ भी है, इट डज नॉट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि मतलब कैसे आपकी कंट्री की इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कि रिचर पीपल के पास कितनी इनकम गई है, पुअर पीपल के पास कितनी है, मिडिल इनकम के पास कितनी है। और ये अदर फैक्टर्स को भी इग्नोर करता है, फॉर एग्जांपल इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, लिटरेसी रेट, हेल्थ केयर, इन सबको भी ये शो नहीं करता। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम डज नॉट गारंटी इंक्रीज इन इनकम ऑफ ऑल पीपल, और ये कोई गारंटी भी नहीं देता कि इसके बढ़ने से, इनकम खाली बढ़ने से, एवरेज इनकम खाली बढ़ने से कि आपकी कंट्री की हर इंसान की इनकम बढ़ गई है, ये भी ये शो नहीं करता। और ये ड्रॉबैक्स पूछे जाते हैं पेपर में आपके। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल बड़ा अच्छे से दिखा रखा है। देखिए मैं ये एग्जाम्पल ना अपने अकॉर्डिंग दिखाती हूँ। देखिए मैं ये मान के चलती हूँ दैट इज कंट्री ए इज अमेरिका एंड कंट्री बी इज इंडिया। अगर आप मान के भी चलेंगे तो आप पक्का मान के चलेंगे ये दोनों कंट्रियां, मैं कंट्री ए को मान रही हूँ अमेरिका और कंट्री बी इज इंडिया। कंट्री ए में सिर्फ 5 लोग हैं और कंट्री बी में भी 5 लोग हैं। कंट्री ए में जो फर्स्ट इंडिविजुअल है वो 9,500 रुपीज कमाता है, सेकंड जो पर्सन है वो 10,500 कमाता है, थर्ड जो पर्सन है 9,800 कमाता है, फोर्थ पर्सन जो है 10,000 कमाता है और फिफ्थ पर्सन जो है 10,200 कमाता है। आप अगर नोटिस करेंगे ना तो हर एक की इनकम में आपको मार्जिनल डिफरेंस नजर आएगा। मतलब हर इंसान 9,000 10,000 के अराउंड कमा रहा है। लेकिन अगर आप कंट्री भी इंडिया की बात करेंगे ना तो स्टार्टिंग के जो 4 इंडिविजुअल हैं उनकी इनकम 500 रुपए है। मतलब दे ऑल आर पुअर। और एक ही इंसान है जिसकी इनकम 48,000 है। कितना हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटी है। मतलब एक इंसान इतना अमीर है आपके देश में और 4 इंसान इतने गरीब हैं आपके देश में। और अगर आप इन दोनों कंट्री की एवरेज इनकम कैलकुलेट करेंगे ना तो 10,000 आएगी। दोनों की एवरेज इनकम 10,000 आएगी, लेकिन एवरेज इनकम तो निकल गई 10,000। दोनों की एवरेज इनकम इक्वल है 10,000, लेकिन कंट्री बी में इनइक्वालिटी कितनी है? कंट्री ए में इतनी इनइक्वालिटी नहीं है, क्योंकि हर एक की इनकम में अगर आप बात करें तो मार्जिनल डिफरेंस देखने को मिल रहा है, बहुत कम। लेकिन कंट्री बी में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। दैट शो इनइक्वालिटी ऑफ योर कंट्री। तो हम ये नहीं कह सकते कि पर कैपिटा इनकम इज अ बेटर मेजर टू शो डेवलपमेंट ऑफ योर कंट्री। और देखिए इसके नीचे बड़ी अच्छी पिक्चर बनी हुई है आपकी एनसीईआरटी बुक की, कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर। देखिए
मेरे हिसाब से दैट इज अमेरिका। एंड कंट्री विद रिच एंड पुअर, देखिए एक चेयर पे एक आदमी लेट के आराम से पैर पसार के लेटा हुआ है, दैट इज अंबानी। और हम सारे जने 2 चेयर पर बैठे हैं, वी ऑल आर मिडिल इनकम पीपल। तो दैट शो द इनइक्वालिटी। जहां लिखा है कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर, दैट शो द नो इनइक्वालिटी इन द कंट्री, प्रॉपर इक्वालिटी इन द कंट्री, एंड दिस पिक्चर शो अमेरिका। एंड राइट साइड अगर आप पिक्चर देखेंगे तो कंट्री विद रिच एंड पुअर, तो एक अंबानी और हम सारे देखिए 2 चेयर पर बैठे हैं, तो वी आर ट्रीटेड इन इक्वालिटी। दिस इज द क्लियर पिक्चर ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ कंट्री इंडिया। तो एवरेज इनकम बराबर आने से कुछ नहीं होता। एवरेज इनकम आप कैलकुलेट करेंगे ना, नॉर्मली एवरेज इनकम निकालिए 9,500 प्लस 10,500 प्लस 9,800 प्लस 10,000 प्लस 10,200 डिवाइडेड बाय 5। ऐसे ही आप कंट्री बी की निकालिए, दोनों की एवरेज इनकम बराबर आएगी। लेकिन एवरेज इनकम इनइक्वालिटी तो शो ही नहीं कर रहा, कंट्री बी में कितनी इनइक्वालिटी है और कंट्री ए में कितनी इक्वालिटी है। तो ये फैक्टर पर कैपिटा इनकम नहीं दिखाता। इसलिए मैं नहीं मानती या हम ये नहीं कह सकते कि ये एक अच्छा मेजर है डेवलपमेंट को दिखाने का, क्योंकि अगर किसी कंट्री में इनइक्वालिटी है तो वो भी कंट्री अपने आप में डेवलप्ड नहीं है। अब देखिए यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड बैंक, मैंने अभी आपको बताया वर्ल्ड बैंक ने कौन सा क्राइटेरिया लिया है, एवरेज इनकम का क्राइटेरिया लिया है। लेकिन यूएनडीपी ने क्या क्राइटेरिया लिया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और आपको पता है हमारा देश भारत जो है, इंडिया यूएनडीपी की रैंक में अभी बहुत पीछे है। तो क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, यूएनडीपी किसका यूज करता है, किस क्राइटेरिया को लेता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, और वर्ल्ड बैंक लेता है पर कैपिटा इनकम को। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की 3 फैक्टर्स को लेता है, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है क्योंकि ये क्या करता है, सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को लेता है ह्यूमन डेवलपमेंट के, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट, हेल्थ is an important factor for human development, education and as well as income. और वर्ल्ड बैंक क्या है, it is a narrow concept because it takes only per capita income concept. It rank countries on the basis of HDI. ये कंट्रीज की रैंक बताता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, इंडिया बहुत पीछे है HDI की रिपोर्ट में। वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइज कंट्रीज, वर्ल्ड बैंक कैसे क्लासिफाई करता है, रिच कंट्री, मिडिल इनकम कंट्री एंड लो इनकम कंट्रीज। और ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक देता है कि वर्ल्ड में आपकी HDI में क्या रैंक है। वर्ल्ड बैंक क्या करता है कि अमेरिका इज अ रिच कंट्री, ठीक है, नॉर्वे इज अ मिडिल इनकम कंट्री एंड इंडिया इज अ लो इनकम कंट्री। वर्ल्ड बैंक ऐसे कंपैरिजन करता है। और वर्ल्ड बैंक सिर्फ ओनली 1 कंसेप्ट को लेता है, दैट इज पर कैपिटा इनकम। यूएनडीपी टेक इनटू अकाउंट HDI एंड HDI इंक्लूड हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम ऑफ योर कंट्री। ओके, तो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम आगे देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए एक मिनट प्लीज वेट, यस, ओके। तो टेबल 1.6, दिस इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम योर NCERT बुक। टेबल 1.6 सम डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज फॉर 2017। देखिए इसमें कौन कौन सी कंट्री का डाटा ले रखा है, श्रीलंका का दे रखा है, इंडिया का ले रखा है, म्यांमार का ले रखा है, पाकिस्तान का ले रखा है, नेपाल का ले रखा है, बांग्लादेश का ले रखा है। तो इसमें ना सबकी रैंक भी दिखा रखी है। देखिए आप श्रीलंका की देखिए तो आप ग्रॉस नेशनल इनकम, दैट इज इनकम जो है वो है 11,326, इंडिया की है 6,353, म्यांमार 5,000 अराउंड, पाकिस्तान इज ऑल्सो 5,000 अराउंड, नेपाल 2,000 एंड बांग्लादेश इज 3,677। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब होता है एक एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ एक इंसान कितना जीता है, एवरेज। मतलब जैसे आप ले लीजिए उसकी 5 साल की, मतलब ले लीजिए आप एज
वो इतने इतने साल जिया और उनको एवरेजली निकाल लीजिए। तो एक श्रीलंका में एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है कि टिल बर्थ से ले तक वो कितनी एक लाइफ एवरेज जी सकता है, तो श्रीलंका में है 75, इंडिया में है 68, म्यांमार में है 66, पाकिस्तान इज ऑल्सो इन 66, नेपाल 70 एंड बांग्लादेश 72। नेक्स्ट, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव, मतलब कितने लोग वहाँ पर स्कूल गए हैं 25 और 25 के अबव। तो श्रीलंका का डाटा आपने देखा होगा 10.9 है, 6.4, 4.9, तो ये आपको डाटा दिखा रखा है। एंड HDI रैंक इन द वर्ल्ड, ये 2018 का डाटा है। तो श्रीलंका HDI में है 76 रैंक पर, इंडिया है 130 पर, म्यांमार इज 148, पाकिस्तान इज 150 एंड नेपाल इज 149 एंड बांग्लादेश इज 136। क्लियर है? तो ये डाटा आपको दिखा रखा है। नेक्स्ट, अब इसमें HDI क्या करता है, HDI की फुल फॉर्म क्या होती है? HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये कितनी कंट्रीज पे लिया गया है? 189 कंट्रीज का इन्होंने ये डाटा लिया था। ये 2017 की बात हो रही है। अभी अभी मैंने आपको बताया लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स एज द नेम सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ लाइफ, मतलब कितना एवरेज अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ से जीता है। पर कैपिटा इनकम मैंने आपको बता दिया डॉलर में काउंट होती है, कैलकुलेट होती है फॉर ऑल कंट्रीज। It is also done in a way so that every dollar would be the मैंने सिंपल इन टर्म्स में आप कहे तो पर कैपिटा इनकम को हम डॉलर्स में कैलकुलेट करते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन आता है व्हाट इज HDI, व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड व्हाट इज पर कैपिटा इनकम एंड इन व्हाट टर्म्स वी कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम। तो आंसर इज इन डॉलर्स। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा आप लोगों को। अब देखिए पर कैपिटा इनकम ऑफ सिलेक्टेड स्टेट, दैट डाटा इज ऑल्सो कम्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। स्टेट दे रखे हैं हरियाणा, केरला एंड बिहार। अब स्टेट राइट साइड की अगर आप फिगर देखें तो हरियाणा का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट दे रखा है 33, केरला का 10, बिहार का 38, लिटरेसी रेट भी आपको दे रखा है और नेट अटेंडेंस रेशियो भी दे रखा है। लेकिन ना मैं आपको एक बात बता दूं कि पर कैपिटा इनकम अगर आप हरियाणा की देखें तो वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू केरला एंड बिहार। लेकिन सिर्फ पर कैपिटा इनकम अच्छा होने से कुछ नहीं होता, सिर्फ वहाँ की इनकम ही तो अच्छी है। वो भी क्यों है मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा 9th क्लास में ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए तो हमारी कंट्री ने ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति आया था हमारे देश में 1960s के टाइम पर। तो उस वजह से उस कंट्री में ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो इसलिए हरियाणा की इनकम बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहाँ पर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एज कंपेयर टू केरला बहुत ज़्यादा है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है कि ऐसे आपकी कंट्री में कितने बच्चे हैं कि जिनको अभी 1 साल भी नहीं हुआ पैदा हुए हुए, उनसे पहले उनकी डेथ हो गई हो। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ अपनी बात को, ऐसे कितने बच्चे पैदा हुए हैं आपकी कंट्री में कि अभी तक उनका एक फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं हुआ, उससे पहले उनकी डेथ हो गई हो। ऐसे कितने बच्चे हैं आपकी कंट्री में। तो हरियाणा की इनकम तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वहाँ बहुत ज़्यादा है। मतलब 1 साल के अंदर आपकी कंट्री में जितने भी बच्चे पैदा हुए उसमें से 80% बच्चे मर गए। इसका मतलब आपकी कंट्री का, आपके स्टेट का हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत खराब है। लिटरेसी रेट भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू अगर आप केरला देखें तो केरला में 94% है, हरियाणा में 82% है। नेट अटेंडेंस रेशियो भी आप देखिए 61% है हरियाणा में एंड 83% इन केरला। इसका मतलब केरला स्टेट जो है अब वो इनकम में चाहे अच्छा ना हो हरियाणा से, पर कैपिटा इनकम के टर्म्स में अच्छा ना हो हरियाणा से, लेकिन वहाँ का हेल्थ स्ट्रक्चर और एजुकेशन सेक्टर हरियाणा से 10 गुना बेटर है। ये टेबल ये शो कर रहा है।
If we consider the above two table, we find that in terms of only per capita income, हरियाणा is a developed state. अगर हम खाली per capita income की बात करें तो हरियाणा एक developed state है. लेकिन but when we consider infant mortality rate, literacy rate and net attendance ratio, ऐसे कितने बच्चे हैं 14 से 15 साल के बच्चे 10वीं या 12वीं के जो स्कूल जाके स्कूल अटेंड कर रहे हैं, तो केरला is better placed and more developed among the three states. आई बात समझ में? तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पर कैपिटा इनकम से कुछ नहीं होता, उसके साथ साथ आपकी कंट्री में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कैसा है, लिटरेसी रेट कैसा है, नेट अटेंडेंस रेशो कैसी है, वो भी बहुत मैटर करता है. तो डेवलपमेंट में सिर्फ हम इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं देखते, डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि हमारी कंट्री का हेल्थ स्ट्रक्चर कैसा है, हमारी कंट्री की एजुकेशन कैसी है, हमारी कंट्री के क्राइम रेट कैसा है, हमारी कंट्री में इनइक्वालिटी कैसी है. अगर आपके देश में ये चारों फैक्टर्स या और भी जो फैक्टर्स है अगर वो अच्छे हैं तो वो ही देश डेवलप्ड होता है. खाली पर कैपिटा इनकम अच्छी होने से देश डेवलप्ड नहीं होता. ओके क्लास, अब देखिए इनकम एंड अदर क्राइटेरिया. व्हेन वी लुक एट इंडिविजुअल एस्पिरेशन एंड गोल, वी फाइंड दैट द पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट ऑल्सो हैव गोल्स. और भी उसके अलावा गोल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, नो इनइक्वालिटी, फ्रीडम, no discrimination. Similarly, when we think of a nation or a region, we may beside average income think of other equally important attributes. हमें उसके अलावा भी बहुत से फैक्टर्स की ज़रूरत होती है. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. पब्लिक फैसिलिटीज़, मतलब गवर्नमेंट ने हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रखी है. एक मिनट, लेट मी चेक, एक मिनट, 1 सेकंड. ओके, पब्लिक फैसिलिटीज़, सरकार ने हमें क्या क्या सुविधाएं दे रखी हैं पब्लिक के लिए. पब्लिक फैसिलिटीज़ आर द बेसिक फैसिलिटीज़, बेसिक सुविधाएं लाइक पढ़ाई, एजुकेशन, फूड, खाना, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, शेल्टर, रहने के लिए घर, सिक्योरिटी, हमारे साथ कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा, कहीं हमें कहीं इनइक्वालिटी तो नहीं फेस करनी पड़ी, रासिज्म तो नहीं फील करना, दैट आर गिवन कलेक्टिवली बाय द गवर्नमेंट. These facilities are important. ये सारी फैसिलिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं. बिकॉज मनी इन यूर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विस. खाली पैसा ये सब चीज़ें नहीं खरीद सकता. दैट यू मे नीड टू लिव वेल. आपको जीने के लिए पैसा ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं पैसे के अलावा, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, मनी कैन नॉट बाय वन अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट. पैसा आपको कोई पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं दे सकता. और इंश्योर दैट वन गेट्स अनअडल्टरेटेड मेडिसिन. मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट वन फ्रॉम इन्फेक्शन. आप पैंडेमिक में बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोविड-19 पैंडेमिक में बैठे हैं, पैसों से आपने कितने लोगों को बचा लिया. आप हाथ में लेके पैसा खड़े हैं, डॉक्टर्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा भी उस समय फेल है. आप देख रहे हैं इस पैंडेमिक के टाइम में जितना भी करोड़पति हो, जितना भी अरबपति हो, पैसा लेके भी आप डॉक्टर के पास खड़े हो, लेकिन जिसे जाना है उसे जाना है, पैसा भी कुछ नहीं कर पाएगा. तो पब्लिक फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ. पब्लिक फैसिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटीज़ एंड पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ये 9th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया वाले चैप्टर में. ओके ओके क्लास, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट मॉड्यूल 3 में. और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा, मैं हर क्वेश्चन का जवाब दूंगी. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू.